नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आपको दिख रहा है, समास। क्या है? समास। तो क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन के साथ क्लास को आज शुरू करते हैं। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठे होगे वहीं सिंहासन होगा। तो शुरू करते हैं क्लास। समास। समास का तात्पर्य क्या है? पहला क्या है? समास का तात्पर्य क्या है? समास का तात्पर्य, समास का तात्पर्य होता है सशक्तिकरण। क्या? सशक्तिकरण। क्या होता है? सशक्तिकरण। ये तो हो गया समास का तात्पर्य। अब समास की परिभाषा क्या है? समास की परिभाषा, समास की परिभाषा, जहां पर कम से कम शब्दों को अधिक अर्थों में प्रकट किया जाए वो समास कहलाता है। जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, अर्थ प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जहां पर कम से कम शब्दों को अधिक अर्थों में प्रकट किया जाए वो समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। रसोई घर। जहां से कम शब्दों को अधिक अर्थों में प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी। हाथों के लिए कड़ी, कड़ी, हथकड़ी। ये तो हो गया समास का तात्पर्य, समास की परिभाषा। और अब हम चर्चा करते हैं समास होते कितने प्रकार के हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? अविभव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला कौन सा? अविभव समास। दूसरा कौन सा? द्वंद्व समास। तीसरा द्विगु समास। चौथा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। पांचवा कौन सा? तत्पुरुष समास। और छठा कौन सा? बहुब्रीहि समास।
कौन कौन से? अविभव समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। कैसे याद रखा जाए? ट्रिक के साथ। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक। द्व से हो गया द्वंद्व समास, दी से हो गया दिग्गु समास, ए से हो गया अविभव समास, बै से हो गया बहुब्रीहि समास, तै से हो गया तत्पुरुष समास और कै से हो गया कर्मधारय समास। ये हमने चर्चा की समास कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। अब हम चर्चा करते हैं उन एक एक के बारे में, चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले चर्चा करते हैं अविभव समास की। अविभव समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वह अविभव समास कहलाता है। जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वह अविभव समास कहलाता है। दूसरी विशेषता, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वह अविभव समास कहलाता है। जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वह अविभव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आमरण। यह है जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वह अविभव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिवर्ष उपसर्ग लगा हुआ है, आमरण उपसर्ग लगा हुआ है, तो वह अविभव समास होगा। तीसरी विशेषता, जिस शब्द की पुण्य आवर्ती हो वह अविभव समास कहलाता है। क्या? जिस शब्द की पुण्य आवर्ती हो वह अविभव समास कहलाता है। जिस शब्द की पुण्य आवर्ती हो वह अविभव समास कहलाता है। जिस शब्द की पुण्य आवर्ती हो वह अविभव समास कहलाता है। जैसे धड़ाधड़, धड़ाधड़, घर घर, रातों रात। जैसे रातों रात, घर घर, धड़ाधड़, धड़ाधड़। ये है उनके उदाहरण। जिस शब्द की पुण्य आवर्ती हो वह अविभव समास कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे भी ले सकते हैं, धीरे धीरे, ये अविभव समास होगा। जिस शब्द की पुण्य आवर्ती हो वह अविभव समास कहलाता है। जैसे रातों रात,
घर घर, धड़ाधड़, धीरे धीरे और भागम भाग भी हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द का विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जिस शब्द का विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं जिस शब्द का विलोम शब्द होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, नर नारी, गुण दोष, राधा कृष्ण, नर नारी, गुण दोष, माता पिता। ये है द्वंद्व समास के उदाहरण। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। दूसरी बात, जिस शब्द का विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राधा कृष्ण, नर नारी, गुण दोष, माता पिता। ठीक है, ये बात हुई द्वंद्व समास की। अब हम चर्चा करते हैं दिग्गु समास की। अगर ये आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तीसरा, दिग्गु समास। कौन सा है? दिग्गु समास। दिग्गु समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह दिग्गु समास कहलाता है। दिग्गु समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह दिग्गु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? दिग्गु समास। पूर्व पद संख्यावाचक हो वह दिग्गु समास कहलाता है। जैसे नवग्रह,
नवग्रह, त्रिवेणी, पंचतंत्र, और त्रिवेणी आ गया, नवग्रह, त्रिवेणी, पंचतंत्र और चौगुनी। ठीक है। दिग्गु समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह दिग्गु समास कहलाता है। जैसे नवग्रह तो आ रहा है नव, त्रिवेणी आ रहा है 3, पंचतंत्र आ रहा है 5, चौगुनी आ रहा है 4 और एक तिरंगा आ रहा है 3। ये बात हुई दिग्गु समास की। दिग्गु समास पूर्व पद संख्यावाचक हो वह दिग्गु समास कहलाता है। जैसे नवग्रह, त्रिवेणी, पंचतंत्र, चौगुनी और तिरंगा। अब हम चर्चा करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। किसके बारे में? कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, चरण को किसके समान माना है? तो चरण को कमल के समान माना है। किसके समान? कमल के समान। जैसे चंद्रमुख, मुख को किसके समान माना है? मुख को किसके समान माना है? चंद्रमा के समान माना है। जैसे महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, वह कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। हमने बात की कर्मधारय समास जिस चीज की विशेषता बताता हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, चरण को किसके समान माना है? कमल के समान माना है। और मुख को किसके समान माना है? चंद्रमा के समान माना है। महान है जिसकी आत्मा, वह कर्मधारय समास होगा। अब हम चर्चा करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता जब दो या दो से अधिक शब्द
दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई तीसरा पद बनाते हैं, कोई तीसरा पद बनाते हैं, वह तीसरा पद प्रधान होता है, वह तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में क्या है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई तीसरा पद बनाता है, वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दशासन, चतुर्भुज, और नीलकंठ, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई तीसरा पद बनाता है, वह तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशासन कौन, रावण, चतुर्भुज विष्णु, नीलकंठ शिव के बारे में चर्चा की है। रावण ये तीसरा पद प्रधान है, चतुर्भुज विष्णु ये तीसरा पद प्रधान है, नीलकंठ शिव ये तीसरा पद प्रधान है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। आखिरी तत्पुरुष समास, नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करें। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें इस पदों के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसमें बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसमें बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया, जिस चीज में कारकों का प्रयोग किया जाता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। केवल कर्ता और संबोधन को छोड़कर, केवल कर्ता व संबोधन को छोड़कर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अगर प्रथम पद छोटा हो वह कर्मधारय अविभक्त समास कहलाता है। अगर दूसरा पद छोटा हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे
राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यह था आज का समास। इसमें दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए वह तत्पुरुष समास कहलाता है। केवल कर्ता और संबोधन को छोड़कर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। और दूसरा पद छोटा हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।